स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे, दो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था रिएक्शन को रेट को लेकर के और टाइप्स ऑफ रिएक्शन को लेकर के, और सेकेंड पॉइंट हमने बात किया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। और फिर हमने बात किया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं, जो कि हम लोग क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हुए हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, हम जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गुडवर्ग एंड वागे ने दिया था। कौन दिया था, गुडवर्ग एंड वागे ने मिलकर के लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। उन्होंने क्या कहा था, देखिए उन्होंने ये कहा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of active mass of reactant, active mass of reactant। देखिए, जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन है, हम ये कह रहे हैं कि A का A मोल B के B मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो C का C मोल बना रहा है और D का D मोल बना रहा है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें A का A मोल B के B मोल के साथ रिएक्ट करके C का C मोल बना रहा है और D का D मोल बना रहा है। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। देखिए, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं दे आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं, 2 स्टेप में या 3 स्टेप में जाकर कंप्लीट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो हम बोलते हैं दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन द सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेकर यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई रिएक्शन है CH3Br, इसका रिएक्शन मैंने KOH के साथ कराया, तो प्रोडक्ट हमको क्या मिला, CH3OH और प्लस क्या मिला, KBr। ये कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमाइड आयन का निकलना और हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक करना, ये दोनों प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जब ब्रोमाइड निकला और हाइड्रोक्साइड अटैक कर दिया, प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, ऐसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मैं यहीं पर कोई कंपाउंड ऐसा लूं, CH3Br, और इसका रिएक्शन में KOH के साथ करा दूं, तो यहां पर हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3OH प्लस KBr। तो आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि सर ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में हो गया। वैसे ही तो यहाँ पर भी हुआ सर, ब्रोमाइड आयन निकला और हाइड्रोक्साइड आयन अटैक कर दिया। लेकिन नहीं, ये रिएक्शन दिखने में आपको लग रहा है कि सिंगल स्टेप है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले CH3Br में सबसे पहले यहाँ से ब्रोमाइड आयन बाहर निकलता है। अब ब्रोमाइड आयन जब बाहर निकलता है तो ये बनाता है CH3 प्लस और Br माइनस। अब ये जो CH3
CH3 प्लस है, यह KOH के पास जाता है और यहाँ से हाइड्रोक्साइड यहाँ अटैक करता है और यहाँ पर जो K देखिए K प्लस OH माइनस और K प्लस जो है वो Br माइनस के साथ क्या कर लेता है, अटैच हो जाता है और KBr का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया CH3 और ये हो गया OH और ये क्या हो गया KBr। तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, जबकि ये वाला रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर वही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, मतलब सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ए का ए मोल बी के बी मोल के साथ कंप्लीट होकर के रिएक्शन करके सी का सी मोल बना रहा है और डी का डी मोल बना रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें तो हम लिखते हैं R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी, ये हम बोलते थे। एक्टिव मास ए टू द पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी, क्योंकि हम कहते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, R इक्वल टू के ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी। यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्री होता है वो उसके क्या हो जाता है, एक्टिव मास के उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट पर पावर चला जाता है। और यहाँ पर के को क्या बोलते हैं, के को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन, ये टोटल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। एक ऐसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आप लोग जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए रेट लॉ इक्वेशन क्या है, इसी जैसा आपको एक और दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ। ठीक है, या हम इसको क्या कर सकते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ क्या है कि अगर हम इसी इक्वेशन को लें, ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशन को लेता हूं और क्या a टू दी पावर a रिएक्टिविटी b टू दी पावर b टू फॉर्म c टू दी पावर c एंड d पावर d, सही, a मोला पे रिएक्ट विथ a, b मोला b, भाई a मोला पे रिएक्ट विथ b मोला b टू फॉर्म c मोला c एंड d मोला d। अब मैं इस रिएक्शन का अगर मैं रेट ला लिखूं तो R इक्वल टू के एक्टिव मास a टू दी पावर x और एक्टिव मास ऑफ b टू दी पावर y। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिएक्टेंट का जो स्टोइचियोमेट्री था वही उसके पावर चला गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये उसके पावर नहीं गया। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर आ रहा है x और y, ये x और y थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली है। ये एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम चलेगा कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट A है इसका कंसंट्रेशन रेट पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। अगर A का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर A का कंसंट्रेशन हाफ करने से रेट भी क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। लेकिन अगर A का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से रिएक्शन के रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जो आप x और y देख रहे हो, ये x और y हम कैसे निकालते हैं, ये x y एक्सपेरिमेंट से आता है। x और y क्या आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। और यहाँ पर x को कहते क्या है, तो हम x को बोलते हैं सर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो y जो वो क्या है, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, और x क्या है, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। और अगर x प्लस y दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको क्या निकल के आएगा, n।
और एन क्या है, एन को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कहते हैं डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर होता क्या है, तो हम बोलते हैं कि द सम ऑफ पावर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है उस पावर का मैं क्या करूं, सम करूं। कहां के, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को एक्सप्रेस करने का ये तरीका हुआ। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर किसी भी रिएक्शन का हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर होता है उस पावर को हम अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं उस रिएक्शन का क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम कहते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है उसका जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो आप क्या बोलोगे कि सर द सम ऑफ पावर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट in rate law expression called as order of reaction, called as order of reaction। ठीक है, उसी को इस रिएक्शन का क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये जो पावर अभी मैंने कहा कि ये जो पावर है वो पावर आता कैसे है, एक्सपेरिमेंट से आता है। तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या है, इट इज द एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ये कैसा कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। अच्छा, इट मे बी, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, इट मे बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, एंड फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने x और y को ऐड किया तो जो n की वैल्यू निकाला, अगर वो n की वैल्यू जीरो आ रही है तो हम बोलेंगे सर इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 1 आ रही है तो हम कहेंगे सर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और अगर n की वैल्यू 2 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, सर ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और अगर n की वैल्यू हाफ आ गई तो इसको हम बोलते हैं हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो द सम ऑफ पावर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। और किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर आता है उसका हम सम करते हैं, वही उस रिएक्शन का क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज नोट करने की बात क्या है कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो आपने ऑर्डर लिखा है इज इक्वल टू
इज इक्वल टू इट्स स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिचियोमेट्रिक क्या कोफिशिएंट क्या कह रहा है कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, जैसे अभी हमने कहा ना कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट के साथ जो स्टिचियोमेट्री लगा हुआ है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मैं अगर रेट ला एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सर R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br और यहाँ पर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये इसका पावर कितना चल जाएगा 1, और यहाँ पर KOH है, इस पर क्या है स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इस पर पावर कितना चला जाएगा 1, तो मतलब CH3Br के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1 है और KOH के भी रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1 है, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ 1 + 1 2 हो जाएगा और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में रिएक्शन का जो रेट होता है वह उस स्टेप पे डिपेंड करेगा जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और यही रीजन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वह उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के स्टिचियोमेट्री के इक्वल नहीं आता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का जो रेट होता है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है वह उस रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि यह रिएक्शन क्या है 2 स्टेप रिएक्शन है, और अगर फर्स्ट वाला स्टेप क्या है स्लो है और सेकेंड स्टेप क्या है फास्ट है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह स्लोवेस्ट वाले रिएक्शन के रेट पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। मतलब ये जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही क्या होगा RDS होगा। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और इस केस में इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूं, रेट ला एक्सप्रेशन लिखूं, तो R इक्वल टू के क्या होगा CH3 का होल थ्राइस CBr पावर 1। तो इस तरह से देखिए, आपको इस तरह से देखने में क्या लग रहा है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आना चाहिए 1 + 1 2 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, और स्लोवेस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर होगा वही उस रिएक्शन का क्या बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। क्लियर है? वही रिएक्शन का क्या बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, देखिएगा अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें कि सर रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट मतलब के, हम ये कर रहे हैं कि सर R इक्वल टू के A टू दी पावर n। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, रेट लॉ हमने एक्सप्रेशन लिखा। हम ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है, मास मतलब कंसंट्रेशन कितना हो जाए 1 हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि R इक्वल टू क्या होगा Q होगा। R इक्वल टू क्या होगा A टू दी पावर n जो है वो किसके बराबर हो 1 के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं R जो होगा किसके बराबर होगा K के बराबर होगा। मतलब रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of reactant is unity। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 है तो उस केस में जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या कहलाएगा रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए घटाइए, रेट कांस्टेंट जो होगा रिएक्शन के लिए क्या होगा फिक्स होगा। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेट कांस्टेंट जो होता है के जो होता है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी क्या कर जाएगा
बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है, हम ये कहते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हम ये कहते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। ठीक है, टेम्परेचर और कैटालिस्ट दोनों पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और कैटालिस्ट डालोगे तभी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वह टेम्परेचर और कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख करके हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, जैसे देखिए, समझिए इसको, जैसे हम ये कह रहे हैं कि R इक्वल टू क्या है? K A टू द पावर n है। अगर हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ K क्या होगा, तो हम कहते हैं सर यूनिट ऑफ R अपॉन यूनिट ऑफ A टू द पावर n, यही होगा। और R का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यूनिट ऑफ A टू द पावर n क्या होगा? तो A क्या है? कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। टू द पावर क्या होगा? n। तो यहाँ देखिए, मोल पर लीटर पे पावर कितना है? n है। और यहाँ पे मोल पर लीटर टू द पावर कितना है? 1 है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो हमारा यूनिट क्या निकल के आएगा? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ये हमारा यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर n की वैल्यू 0 है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है? 0 है। अगर n की वैल्यू 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बताइए यूनिट ऑफ k क्या आएगा? यूनिट ऑफ k क्या आएगा? तो 1, n की जगह क्या ले लेंगे? 0। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो k की यूनिट क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, मतलब कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और इस केस में यूनिट ऑफ k क्या होगा? तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। और किसी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? पर सेकेंड। और अगर n की वैल्यू 2 होता है तो हम ये कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसके लिए यूनिट ऑफ k क्या आता है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1 पर सेकेंड। या इसको लिख सकते हैं मोल -1 लीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, यूनिट ऑफ के याद होना चाहिए। मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 1, याद करिए, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। और जो भी ऑर्डर बोला है n की वैल्यू ले लीजिए, आप यहाँ से यूनिट निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया है कि कोई रिएक्शन है, उसके लिए k की वैल्यू दी हुई है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर सेकेंड। ये k का वैल्यू दिया हुआ है और आप बताना कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। तो देखिए यहाँ पर k की यूनिट क्या है? पर सेकेंड है। और पर सेकेंड किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप यूनिट दे करके k की आप बता दिया आपने कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और यही अगर आपका दिया हुआ है k इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मोल -1 लीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि सर ये वाली जो यूनिट होती है वह सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, ये वाली यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा।
ठीक है, तो ये बात हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है मतलब नेक्स्ट टॉपिक में जब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, तो उसमें हम लोग बात करेंगे मार्कुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मार्कुलरिटी क्या होती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मार्कुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कोलिजन थ्योरी क्या है, आर्हेनियस का इक्वेशन क्या है, और टेम्परेचर कैटालिस्ट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और आगे लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।